जैसा कि अभी बता रहे थे कि एस्पिगॉट का फेल्योर, तो एस्पिगॉट के फेल्योर में दो हम लोग देखे हैं अभी। टेंसाइल फेल्योर ऑफ एस्पिगॉट रॉड है ना, और दूसरा जो है शियर फेल्योर ऑफ एस्पिगॉट रॉड। टेंसाइल फेल्योर में जहाँ की जो एस्पिगॉट रॉड है वो इस तरह से, जहाँ पर स्लॉटेड पार्ट है, जैसे कि ये हमारा स्लॉटेड पार्ट है, तो यहीं से ये क्या कर जाए, ब्रेक कर जाए। तो ये ब्रेक कर जाएगा तो इस प्रकार का क्रॉस सेक्शन बनेगा, है ना। तो यहाँ पर जो क्रॉस सेक्शन बनेगा उसका क्या हो जाएगा, π/4 d2 का होल स्क्वायर, ये पूरा एरिया हो जाएगा। लेकिन इसमें इतना दूर जो है मटेरियल नहीं है, ये रेक्टेंगुलर शेप में मटेरियल नहीं है, तो इसमें घटा देंगे तो ये टी उसका चौड़ाई हो गया, और यहाँ पर d2 उसकी क्या हो गया, लंबाई हो गया। तो d2 इंटू टी ये एरिया घट जाएगा। शियर फेल्योर में जैसे है कि जो जब इसके ऊपर, जैसे कि ये एस्टिगॉट रॉड है, इसके ऊपर लोड पी लग रहा है, और यहाँ पर इसके स्लॉट में क्या है, यहाँ पर क्वार्टर जो है, तो इस स्लॉट के अंदर से क्वार्टर गया हुआ है। तो ये क्वार्टर गया हुआ है, तो ये हो सकता है कि जब इसको, इस रॉड को अगर हम लोग इधर की ओर खींच रहे हैं, राइट साइड में अगर इसको टेंशन पी लगा के हम लोग खींच रहे हैं, तो यहाँ का यानी इस स्लॉट का जो इंड है और ये एस्पिगॉट का इंड है, तो यहाँ से यहाँ तक का जो ये मटेरियल है, ये मटेरियल ही यहाँ से क्या हो जाए, शियर करते हुए बाहर निकल जाए। ठीक है, यानी ये पूरा का पूरा मटेरियल यहाँ से लेके यहाँ तक ये शियर करते हुए निकल जाए, जैसा कि हमको यहाँ पर इस फिगर में बना हुआ दिख रहा है कि किस प्रकार जो है सो यहाँ पर कॉटर के द्वारा जो है सो इस स्पिगॉट मटेरियल के ऊपर जब टेंशन लगाया जा रहा है, तो ये स्लॉट जो बना हुआ है उसी क्रॉस सेक्शन में जो है यहाँ पर जो मटेरियल है वो इस किस प्रकार से यहाँ पर स्पिगॉट रॉड से क्या हो गया, शियर होकर के रिमूव हो गया। तो अगर इस तरह से भी अगर स्पिगॉट का जो ये मटेरियल है वो शियर करता है, तो ज्वाइंट तब भी क्या कर जाएगा, फेल कर जाएगा। तो यहाँ पर हमको निकालना है शियर एरिया। तो शियर एरिया क्या है, डबल बन रहा है ना, एक तो हमारा शियर एरिया इस साइड में बन रहा है, और एक शियर एरिया जो है उस साइड बन रहा होगा इसके पीछे में। दोनों साइड है, क्योंकि एक इस साइड से भी निकल रहा है और इस साइड से भी निकल रहा है। तो यहाँ पर ये किस शेप का है, रेक्टेंगल शेप का है। तो रेक्टेंगल शेप में इसका जो जो डायमीटर होगा इस स्पिगॉट का, वही उसका चौड़ाई है। तो डायमीटर हम लोग यहाँ d2 माने हैं, किसका, स्पिगॉट के रॉड का जो डायमीटर है वो d2 है। और उसके बाद जो सॉकेट इंड से लेकर, मतलब यहाँ सॉकेट नहीं, स्पिगॉट इंड से लेकर के और इस स्लॉट के बीच का डिस्टेंस को हम लोग माने थे a। तो यही डिस्टेंस a हो गया, तो a इंटू d2, ये वन साइड का शियर एरिया हो गया। और सिमिलरली दूसरे साइड का भी शियर एरिया सेम ही होगा, तो प्लस में a इंटू d2 यानी 2a इंटू d2, ये टोटल शियर एरिया हो गया। तो शियर एरिया, तो यहाँ शियर स्ट्रेस बराबर लोड बाय जो शियर एरिया है वो हम लोग डाल देंगे। अब एस्पिगॉट जो है तीसरा मोड से भी फेल करता है, वो है क्रशिंग फेल्योर ऑफ एस्पिगॉट एंड। अगर मान लीजिए कि अगर उस एस्पिगॉट का टेंसाइल स्ट्रेंथ भी अच्छा है, शियर स्ट्रेंथ भी अच्छा है, लेकिन क्रशिंग स्ट्रेंथ कमजोर है, तो एस्पिगॉट बाय क्रशिंग से भी फेल कर सकता है। तो क्रशिंग से कैसे फेल करेगा, क्रशिंग से जो ये फेल करेगा उसको हम लोग यहाँ से देख सकते हैं कि जो जब ये जो एस्पिगॉट है, इस एस्पिगॉट का जो ये स्लॉट है, इस स्लॉट के अंदर से जो है यहाँ पर क्या है, एक क्वार्टर गया हुआ है। यहाँ पर ये क्या है, इसके अंदर से क्वार्टर गया हुआ है ना। तो जब हम लोग इसको इधर की ओर खींचेंगे और इस क्वार्टर में यहाँ ये क्वार्टर जो है सॉकेट में भी लगा हुआ है, तो ये जो क्वार्टर है वो इस एरिया के ऊपर कंप्रेशन लगाएगा, कंप्रेसिव फोर्स लगाएगा। यानी कि स्पिगॉट का जो यहाँ का मटेरियल है, स्लॉट के पास वाला मटेरियल, ये क्या होगा, अंडर कंप्रेशन होगा। तो कंप्रेशन होगा, तो अगर इसकी क्रशिंग स्ट्रेंथ अच्छा नहीं है, तो इसका जो लेंथ ऑफ स्लॉट है, जैसे पहले मान लेते हैं कि यहाँ पर इतना लंबाई का इसके पास स्लॉट था,
लेकिन यहाँ पर ये क्रशिंग फोर्स लगने से, कंप्रेसिव फोर्स लगने के कारण ये स्लॉट जो है वो धीरे धीरे क्रश करते करते हुए इस स्लॉट की लंबाई बढ़ गया, यानी कि यहाँ पर स्लॉट अब इतना बड़ा हो गया। ठीक है, तो ये अगर इस तरह से भी हुआ तब भी ये ज्वाइंट हमारा लूज हो जाएगा, क्योंकि जितना विड्थ जो है पहले हम लोग स्लॉट का था उतना ही विड्थ का हम लोग क्वार्टर डाले हुए थे। अगर अब यहाँ पर स्लॉट का लंबाई अगर इंक्रीज होता है क्रशिंग के कारण, तो फिर ये ज्वाइंट पूरी लूज हो जाएगा, तो उसको भी एक फेल्योर ज्वाइंट माना जाएगा। तो इसीलिए तीसरा मोड जो हो गया इसका क्या हो गया, क्रशिंग हो गया। तो क्रशिंग के लिए जो क्रशिंग एरिया होगा, यानी कि इसके क्रॉस सेक्शन को, एस्पिगॉट के इस स्लॉट पार्ट के क्रॉस सेक्शन का अगर हम लोग यहाँ पर एक तरह से साइड व्यू बनाए, मतलब इधर से अगर हम लोग देखें तो ये इस तरह से बीच में हमको इस तरह से स्लॉट बना हुआ मटेरियल दिखेगा। अब बाकी जो है इस इधर मटेरियल है, इधर जो है तो एस्पिगॉट का मटेरियल है, लेकिन इसके बीच में क्या है, ये स्लॉट बना हुआ है। तो जितना एरिया में स्लॉट बना हुआ है उतना ही एरिया न क्रशिंग में है, यही एरिया क्या है, क्रशिंग में है। तो क्रशिंग के लिए यहाँ पर क्रशिंग एरिया जो हो जाएगा, तो एक तो टी इसका थिकनेस है और इसका D2 क्या है, इसका मतलब लंबाई हो गया, तो T इंटू D2 यही हमारा क्या हो जाएगा, क्रशिंग एरिया हो जाएगा। यही क्रशिंग एरिया हो गया किसका, एस्पिगॉट का। तो सिंपल है कि क्रशिंग स्ट्रेस यहाँ से निकाल देंगे तो लोड बाय टी इंटू D2, यही हमारा क्या हो जाएगा। देखिए यहाँ पर हमने निकाला भी है, तो यहाँ पर क्रशिंग एरिया क्या है, टी इंटू D2 है, और ये सिग्मा सी बराबर P बाय टी इंटू D2। तो फिर हम लोग यहाँ से अगर हमको D2 पता है, T पता है, लोड पता है, तो हम लोग सिग्मा सी का मान निकाल लेंगे और चेक कर लेंगे कि ये जो सिग्मा सी, कैलकुलेटेड सिग्मा सी जो है वो उसके परमिसिबल सिग्मा सी के बराबर है या नहीं है ना। अगर वो मतलब बराबर है या लोअर है, यानी ये कैलकुलेटेड वाला लोअर होना चाहिए तो सेफ है, अगर कैलकुलेटेड वाला ज्यादा हो गया तो फिर वो फेल है ना। एसपी देखिए क्रशिंग, यहाँ पर जो क्रशिंग हो रहा है, यहाँ पर एक ध्यान देने वाली बात है कि जो क्रशिंग हो रहा है इसको इस फिगर से समझ में आएगा। यहाँ पर जैसे है कि जो यहाँ पर हम रॉड को इधर ये दोनों ही टेंशन लग रहा है, तो ये एस्पिगॉट जो है वो क्रशिंग इस एरिया में है। यहाँ पर जो है ये जो कॉटर है और एस्पिगॉट है, ये इस एरिया में क्या कर रहा है, क्रश मतलब कंप्रेशन लगा रहा है। ये कॉटर इसको इधर की ओर जो है सो कॉटर यहाँ पर क्या कर रहा है, फोर्स लगा रहा है। तो कॉटर और इस एस्पिगॉट मटेरियल के बीच में यहाँ पर क्या है, कंप्रेशन है। तो अगर यहाँ एस्पिगॉट का मटेरियल कंप्रेस हो सकता है तो कॉटर भी तो कंप्रेस हो सकता है, यानी कि कंप्रेसिव फोर्स जब भी लगता है, जैसे अगर हम लोग दो पार्ट्स को अगर हम लोग बात करें, ये दो अलग अलग पार्ट्स है, इधर इसमें भी कंप्रेसिव लगा रहे हैं, इसमें भी कंप्रेसिव लगा रहे हैं, दोनों अंडर कंप्रेशन है। तो अगर ये मटेरियल क्रश हो सकता है तो स्वाभाविक है ये मटेरियल भी क्रश हो सकता है। अगर ये वाला मजबूत हो तो ये भी क्रश हो सकता है, दोनों में से जो कमजोर होगा वो क्रश होगा। तो अगर हमारा अब यहाँ पर एस्पिगॉट जनरली क्या है, ये थोड़ा सा डिजाइंड मटेरियल है और कॉटर के तुलना में ये एक्सपेंसिव होता है। तो जनरली एस्पिगॉट जो होता है वो मजबूत बनाया जाता है। इस पूरे असेंबली में जो सबसे कमजोर पार्ट बनाया जाता है वो कॉटर को बनाया जाता है। कॉटर इसमें सबसे कमजोर हिस्सा होता है चारों पार्ट में, इसलिए ताकि मान ले जब भी इस पर ओवरलोड अगर लग जाती है, तो अगर इन चारों पार्ट में से अगर कोई पार्ट अगर हम टूटने का डिजायर रखते हैं तो वो कॉटर को रखते हैं, क्योंकि कॉटर एक सिंपल सा मेटल का एक प्लेट है ना, और ये बहुत ही सस्ता मटेरियल है, यानी कि एक छोटा सा सिंपल मेटल का प्लेट है, कॉटर टूट भी गया तो दूसरा मेटल प्लेट ले लेंगे, वो कम एक्सपेंसिव होगा। लेकिन अगर सॉकेट और स्पिगॉट या रॉड ये सब टूटता है, ये हमारे लिए एक एक्सपेंसिव एलिमेंट्स है। तो
तो अगर यहाँ पर क्रशिंग, अगर आपको एस्पिगॉट का चेक करना हो चाहे कॉटर का चेक करना हो, ठीक है, दोनों में से किसी का भी चेक करना हो क्रशिंग, तो दोनों के लिए सेम ही फॉर्मूला होगा, वही सिग्मा सी बराबर पी बाय टी इंटू डी टू। ये क्रशिंग एरिया दोनों के लिए सेम होगा, क्योंकि उसी स्लॉट में ये कॉटर भी है और वो उसी स्लॉट का जो एस्पिगॉट मटेरियल है वो दोनों के बीच में कंप्रेशन है, तो क्रशिंग दोनों का हो सकता है। तो अगर कॉटर कमजोर है तो हो सकता है कॉटर ही हमारा क्रशिंग फेल कर जाए। तो दोनों के लिए क्रशिंग एरिया टी इंटू डी टू ही होगा। और क्रशिंग स्ट्रेस को अगर हमें चेक करना होगा क्रशिंग फेल्योर से, तो हम कॉटर को भी इसी फॉर्मूला से चेक कर लेंगे और एस्पिगॉट को भी हम इसी फॉर्मूला से चेक कर लेंगे, है ना। जो भी हो दोनों में से कोई भी एक में चेक कर लिए, कोई भी एक सेफ है तो दूसरा भी सेफ है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग देख लिए कि एस्पिगॉट जो है, एस्पिगॉट पार्ट ये तीनों ही मोड से फेल करता है, टेंसाइल से, शियर से और क्रशिंग से, ये तीनों से ही फेल करता है। हम लोग जब भी इसका डिजाइन करने जाएंगे तो हम तीनों में चेक करेंगे कि एस्पिगॉट में डेवलप होने वाला टेंसाइल स्ट्रेस, एस्पिगॉट में डेवलप होने वाला शियर स्ट्रेस और उसमें क्रशिंग स्ट्रेस, ये तीनों इसके परमिसिबल वैल्यू से लोअर है कि नहीं। अगर लोअर है तो फिर डिजाइन सेफ है। अब हम लोग चलते हैं एक थर्ड पार्ट के ऊपर, वो है डिजाइन ऑफ सॉकेट, ठीक है। सिमिलरली डिजाइन ऑफ सॉकेट भी यहाँ पर तीनों मोड से फेल करता है। तो सबसे पहले हम लोग टेंसाइल फेल्योर ऑफ सॉकेट को देखते हैं, है ना। इसको हम लोग इस फिगर से समझ में आएगा। जैसे कि ये जो है यहाँ पर, ये जो फिगर हमको दिख रहा है ये वाला, ये टेंसाइल फेल्योर का है कि क्योंकि इसके ऊपर रॉड के ऊपर यहाँ पर टेंसाइल लोड लग रहा है, तो अगर सॉकेट कमजोर है तो वो हो सकता है कि इस तरह से टूट के दो भाग में क्या हो जाए, यहाँ से अलग हो जाए। तो अगर ये सॉकेट दो भाग में टूट जाती है तब भी ज्वाइंट क्या हो जाएगा, फेल कर जाएगा। तो सॉकेट में जैसा कि हम बताएं कि सॉकेट का भी फेल्योर का चांसेज वही है जहां पर एरिया मिनिमम है, क्योंकि जहां एरिया मिनिमम होता है वहां स्ट्रेस मैक्सिमम होता है। तो मिनिमम एरिया उसका कहाँ होगा, स्लॉट पे ही होगा। जैसा कि हमको यहाँ पर एक सेक्शनल व्यू में हमको यहाँ से दिख रहा है कि ये ही हमारा क्या है, फेल्योर एरिया है, ठीक है। तो अब इस फेल्योर एरिया का मान हम कैसे निकालेंगे, तो जैसा कि हम बताएं कि सॉकेट एक तरह का हॉलो सिलेंडर है, इसमें दो डायमीटर होगा, इनर और आउटर। तो इसका यहाँ पर जो इनर डायमीटर होगा ये एस्पिगॉट का जो आउटर डायमीटर है D2 उसी के बराबर होगा इसका इनर डायमीटर, क्योंकि इसी इसी होल में जो है एस्पिगॉट का जो रॉड है वो इंसर्ट करता है, तो दोनों की डायमीटर सेम होगी तब ये आसानी से इंसर्ट कर जाएगा। तो ये D2 इसका इनर डायमीटर हो गया और इसका आउटर डायमीटर, यहाँ से ये जो आउटर डायमीटर है इसको हमने माना है D1। तो देखिए इसका क्रॉस सेक्शन एरिया यहाँ पर इस प्रकार से बनेगा, ये जो फिगर में दिख रहा है ये इसका टेंसाइल जब फेल करेगा सॉकेट तो फिर इसका क्रॉस सेक्शन एरिया हमको इस तरह से दिखेगा। तो दिखेगा तो इसमें क्या है कि इसका अगर ये यहाँ भी अगर मटेरियल होता, यहाँ भी अगर मटेरियल होता तो इसका पूरा का पूरा एरिया कितना हो जाता है, इसका पूरा का पूरा एरिया जो है π/4 D1 का स्क्वायर और माइनस D2 का स्क्वायर, क्योंकि ये एक हॉलो सिलेंडर है ना, तो हमको तो सिर्फ ये वाला मटेरियल का ही एरिया है, क्योंकि ये वाला जो यहाँ पर ये वाला जो गैप है ये तो बिल्कुल खाली है, वैकेंट है, इसमें स्पिगॉट रॉड को इंसर्ट करते हैं। तो अगर यहाँ पर ये स्लॉट नहीं रहता कटा हुआ तो यहाँ पर पूरा एरिया कितना होता, π/4 D1 का स्क्वायर और माइनस D2 का स्क्वायर। लेकिन यहाँ पर क्या है कि स्लॉट बना हुआ है, यहाँ पर क्या है, स्लॉट बना हुआ है, तो जितना मटेरियल जितना एरिया में स्लॉट है उस स्लॉट के एरिया को घटाना पड़ेगा।
तो जैसा कि हमको दिख रहा है कि एक स्लॉट यहाँ बना हुआ है और एक स्लॉट नीचे भी बना हुआ है। तो देखिए इसका पूरा लंबाई कितना हो जाएगा, इस स्लॉट का लंबाई, तो इसको हम लोग D1 माइनस D2, देखिए वही ना हो जाएगा। D2 यहाँ से लेके यहाँ तक D2 है और यहाँ से यहाँ तक लेकर के D1 है, ये D1 हो गया और ये D2 हो गया। तो D1 में से D2 घटा देंगे तो यहाँ से लेके ये लंबाई और यहाँ से लेकर के ये लंबाई हमको मिल जाएगा, है ना। तो यहाँ से D1 इंटू D2 हो गया, ये हो गया लंबाई हो गया स्लॉट का, और चौड़ाई इसका क्या है, T जो है सो थिकनेस इसका चौड़ाई है, तो इंटू T। तो इस एरिया के बराबर मटेरियल इसमें अवेलेबल नहीं है, तो इसको हम लोग इसमें से क्या करेंगे, D1 माइनस D2 और इंटू T, इसको घटा देंगे। तो टोटल क्रॉस सेक्शन एरिया इसका हो गया π/4 D1 का स्क्वायर माइनस D2 का स्क्वायर, लेकिन उसमें स्लॉट बना हुआ है, इतना एरिया का मटेरियल इसमें नहीं है, तो उसका उतना एरिया को हम क्या कर देंगे, घटा देंगे, तो D1 माइनस D2 इंटू T। इस तरह से हमको टेंसाइल फेल्योर एरिया निकल गया। तो टेंसाइल फेल्योर एरिया निकल गया तो हम लोग यहाँ पर टेंसाइल स्ट्रेस जो लोड है और जो यहाँ पर एरिया का मान जो ये आया है, यहाँ पर यही एरिया का मान हम लोग यहाँ पर क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए कि हमने निकाला है कि यहाँ से सॉकेट का जो टेंसाइल फेल्योर है, फेल्योर एरिया हो गया π/4 D1 का स्क्वायर माइनस D2 का स्क्वायर माइनस D1 माइनस D2 इंटू T। तो यहाँ पर टेंसाइल स्ट्रेस बराबर लोड P, अब बाई जो ये फेल्योर एरिया है वो फेल्योर एरिया। तो यहाँ से हम लोग टेंसाइल स्ट्रेस की मान को चेक कर सकते हैं कि वो सेफ है कि नहीं है। दूसरा जो सॉकेट इंड फेल कर सकता है वो शियर फेल्योर से। तो शियर फेल्योर से ये कैसे फेल करेगा, तो वो यहाँ के इस फिगर से हमको पता चलेगा, ठीक है, कि जैसा कि एस्पिगोट में देखे थे कि मटेरियल ही निकल गया था, उसी प्रकार यहाँ भी अगर ये जो अभी अभी जैसे यहाँ पर ये मटेरियल कनेक्टेड है, अगर ये मटेरियल मजबूत है, शियर मजबूत है, तो टेंसाइल फेल किया, तो इस प्रकार से हमको दिखा। अगर इस सॉकेट का टेंसाइल स्ट्रेंथ अच्छा है और शियर स्ट्रेंथ कमजोर है, तो यहाँ का जो ये जो जितना स्लॉट का मटेरियल है, ये मटेरियल ही अगर यहाँ से क्या हो जाए, रिमूव कर जाए, क्योंकि यहाँ तो लोड लग रहा है, P लोड लग रहा है, यहाँ पर टेंशन है, तो इसके स्लॉट में जो कॉटर गया हुआ है वो कॉटर इस मटेरियल को इधर की ओर फोर्स लगाएगा यहाँ पर, तो हो सकता है कि ये मटेरियल ही यहाँ से क्या हो जाए, शियर करके निकल जाए। जैसा कि यहाँ पर ये स्लॉट जो है पहले यहाँ तक था, अब ये जो है तो ऐसे निकल गया, यहाँ से यहाँ तक का मटेरियल ही शियर होके निकल गया। तो अब देखिए कि शियर होके जो निकला, तो यहाँ पर एरिया जो हमको दिखेगा, तो पूरा ये सॉकेट का जो कॉलर है, वो कॉलर का यहाँ पर आउटर डायमीटर क्या है, D4 है, और इसका जो इनर डायमीटर है सॉकेट का वो तो D2 है, वो तो D2 ही न है, यहाँ पर ये D2 है। देखिए ये डायमीटर हमारा D1 है, ये हमारा डायमीटर D1 है, और इसके अंदर जो एक हो मतलब स्पिगॉट को इंसर्ट करने के लिए जो होल बना वो D2 है, तो वही यहाँ पर ये डायमीटर उसका क्या है, D2 है। और ये कॉलर का आउटसाइड डायमीटर यहाँ पर, यानी यहाँ से लेकर के ये जो डायमीटर है ये D4 है, तो ये D4 हो गया। तो और यहाँ से लेकर के इस स्लॉट के इंड से लेकर के मटेरियल का जो यानी सॉकेट का जो इंड है, इसके बीच का डिस्टेंस को हम लोग C माने हैं, तो यहाँ पर ये डिस्टेंस क्या है, C है। तो यहाँ पर एरिया कितना हो जाएगा, तो एरिया में देखिए D4 यहाँ से यहाँ तक का लंबाई और यहाँ से यहाँ तक का लंबाई, तो ये लंबाई कैसे निकलेगा, तो D4 में से D2 को घटा देंगे तो ये पूरा लंबाई निकल जाएगा, ठीक है, और चौड़ाई इसका क्या है, C हो गया। तो ये शियर एरिया हो गया एक तरफ का, ये एक तरफ का हो गया, और ये शियर एरिया यहाँ पर दोनों तरफ बन रहा है ना, इस साइड भी बन रहा है, यानी यहाँ पर इस साइड भी बन रहा है और इस साइड भी बन रहा है, दोनों साइड बन रहा है, तो डबल शियर है, तो यहाँ 2 से क्या कर देंगे, गुना कर देंगे, तो यानी 2C इंटू D4 माइनस D2, ये क्या बन गया हमको, शियर एरिया हो गया किसका, सॉकेट का, है ना। तो
यहाँ से शियर स्ट्रेस निकल जाएगा, लोड बाय 2c इंटू D4 - D2। यहाँ पर शियर एरिया निकल गया, तो शियर स्ट्रेस हम लोग क्या कर दिए, निकाल दिए। अब यहाँ चेक कर लेंगे कि परमिसिबल से कम है कि नहीं है। ठीक है, तीसरा मोड जो इसका फेल्योर का है वो है क्रशिंग फेल्योर। जैसा कि हमने बताया कि एस्पिगॉट में भी क्रशिंग हो रहा था, वहां भी कॉटर जो और एस्पिगॉट के बीच में अंडर कॉम्प्रेशन था। सिमिलरली यहाँ पर कॉटर और सॉकेट में भी क्या होगा, कॉम्प्रेशन होगा, क्योंकि यहाँ से हम लोग इस फिगर से देख सकते हैं। हाँ, यहाँ पर कि यहाँ पर जब जो ये ज्वाइंट है वो अंडर टेंशन में है, इसको हम लोग इधर खींच रहे हैं, इसको हम लोग इधर खींच रहे हैं, ये इधर खींच रहा है ना। तो इसको हम इधर खींच रहे हैं, तो ये जो यहाँ पर जो क्वार्टर है, यहाँ पर क्वार्टर, ये क्वार्टर जो है ये इस एरिया में, ये सॉकेट के इस एरिया में, और यहाँ पर ये इस एरिया में, ये क्वार्टर क्या करेगा, इसको इधर की ओर कंप्रेशन लगाएगा, है ना। ये इधर कंप्रेशन लगाएगा और इधर जो है एस्पिगॉट में यहाँ पर ऐसे लगाएगा, है ना। तो यहाँ जो क्रशिंग, ये भी क्या है, ये सॉकेट का जो मटेरियल है यहाँ पर, और ये जो क्वार्टर का मटेरियल है यहाँ पर, ये एरिया में, तो ये दोनों ही एरिया में ये दोनों मटेरियल जो है एक दूसरे में क्या है, अंडर कंप्रेशन है। तो अंडर कंप्रेशन है, तो यही एरिया क्या हो जाएगा, कॉम्प्रेसिव एरिया हो जाएगा, क्रशिंग एरिया हो जाएगा ये, और प्लस में ये, तो दोनों साइड तो सेम ही है। तो जितना क्रशिंग एरिया इधर निकलेगा उसी को 2 से क्या कर देंगे, यहाँ पर गुना कर देंगे। तो ये एरिया सॉकेट का क्या होगा, अंडर कॉम्प्रेशन में होगा, तो क्रशिंग का चांस यहाँ पे होगा, है ना। जैसा कि हम बताएं कि अगर यहाँ पर अगर सॉकेट मजबूत रहेगा, क्वार्टर कमजोर रहेगा, तो वो क्वार्टर का ही क्रशिंग हो जाएगा, सॉकेट का क्रशिंग नहीं होगा तब। तो चाहे क्वार्टर का क्रशिंग हो, चाहे सॉकेट का क्रशिंग हो, दोनों का सेम ही फॉर्मूला यूज होगा, क्योंकि दोनों में सेम ही एरिया क्या है, अंडर कॉम्प्रेशन में है। तो यहाँ पर जो है कॉम्प्रेसिव एरिया जो यहाँ पर, क्रशिंग एरिया जो यहाँ पर फॉर्म होगा, वो देखिए यहाँ से दिखेगा कि जैसे ये एरिया क्या है, क्रशिंग में है। ये देखिए ये एरिया हमारा क्रशिंग में है, ये ऊपर से दिख रहा है, उसी तरह एक एरिया नीचे भी होगा, तो दोनों साइड में होगा। तो यहाँ पर टी इसका क्या है, स्लॉट का थिकनेस टी है, और ये पूरा जो एरिया है ये सॉकेट का, वो है D4 इसका लंबाई, और इसमें इतना दूर क्या है, हॉलो बना हुआ है स्पिगॉट को इंसर्ट करने के लिए, D2 है। तो लंबाई हो जाएगा D4 - D2 और इंटू टी, ये एक साइड का हो गया, है ना। और नहीं नहीं, ये पूरा हो गया ना, यहाँ इसका भी हो गया और इसका भी हो गया, दोनों साइड का आ गया ना, क्योंकि D4 में से D2 घटा दिए, तो ये लंबाई और ये लंबाई दोनों आ गया ना। और टी थिकनेस है, तो टी थिकनेस D4 - D2 इंटू टी, यही हमारा टोटल क्या हो जाएगा, क्रशिंग एरिया हो जाएगा। ये एरिया जो है अंडर कंप्रेशन में होगा, तो जो भी एरिया कंप्रेशन में होता है उसी पर क्रशिंग होता है। तो क्रशिंग एरिया D4 - D2 इंटू टी। तो यहाँ पर जो है क्रशिंग एरिया हो गया D4 - D2 इंटू टी। तो क्रशिंग स्ट्रेस क्या हो जाएगा, लोड हो गया P बाय D4 - D2 इंटू टी। तो इस तरह से सॉकेट का भी क्या है, तीनों मोड में फेल करता है, टेंसाइल, शियर और क्रशिंग, तीनों में फेल किया। हमने तीनों के लिए टेंसाइल स्ट्रेंथ निकालें, शियर स्ट्रेंथ निकालें और क्रशिंग स्ट्रेंथ निकालें, और तीनों स्ट्रेंथ को निकाल के हम चेक कर लेंगे कि जो भी सॉकेट का मटेरियल है उसका जो परमिसिबल टेंसाइल में, परमिसिबल शियर में और परमिसिबल क्रशिंग में, तो ये तीनों ही जो कैलकुलेटेड वैल्यू है वो उसके परमिसिबल वैल्यू से कम होना चाहिए। तो फिर ये डिजाइन क्या है, सेफ है, नहीं तो फिर ये फेल माना जाएगा।